द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज क्या कुछ खास रहा और क्या रही बड़ी अपडेट्स। तो चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। तो आपको जानकारी दें कि आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में राजभवन से सड़क सुरक्षा जागरूकता यात्रा मिशन सेव लाइव्स JNK 2 2024 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मिशन सेव लाइव्स JNK 2 2024 जम्मू कश्मीर के सभी जिलों को कवर करेगा और सड़क सुरक्षा, सड़क और सतत विकास लक्ष्यों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जागरूकता पैदा करने, समुदायों को शिक्षित करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उपायों को लागू करने के लिए कश्मीर सड़क सुरक्षा फाउंडेशन के प्रयास की सराहना की। तो चलिए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ नजारा वहां का रहा और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस तरह से हरी झंडी दिखाकर इसे शुरू किया। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चलें तो आपको जानकारी दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के चलते फिलहाल लद्दाख लोकसभा सीट पर भी जमकर सियासत देखने को मिल पा रही है। फिर एक बार गठबंधन टूटता बिखरता नजर आ रहा है और 5 सीटों पर यहां पे इंडिया अलायंस नजर आ रहा है, तो वहीं पे लद्दाख की इस सीट पर अलायंस फिर एक बार फेल नजर आ रहा है। आपको बताएं कि यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से एक अलग कैंडिडेट का नाम सामने आया जिसका नाम है हाजी हनीफा, तो वहीं पे कांग्रेस की ओर से टी नामग्याल का नाम जो है वो सामने आ रहा है। दोनों ही पार्टियों में कोई तालमेल फिलहाल नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा और जिस इंडिया अलायंस की बार बार बात की जाती है वो इंडिया अलायंस फिर एक बार लगता है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में फेल होता नजर आ रहा है। पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी कि किस तरह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन और वो प्रेस वार्ता जिसके दौरान कहा गया था कि कश्मीर की 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू उधमपुर लद्दाख की सीट कांग्रेस की, लेकिन यहां पे नजारा, यहां पे तस्वीरें बदलती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि कल की आखिरी तारीख है नामांकन पत्र दाखिल करने की। कल किस तरह से लद्दाख की सीट पर सियासत देखने को मिलेगी और क्या करेगा इंडिया अलायंस। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चलें तो बारामूला सीट के साथ ये अपडेट जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि बारामूला लोकसभा संसदीय सीट पर बीते कल यहां सजाद गनी लोन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष या फिर यूं कहें कि बारामूला सीट पर कैंडिडेट सजाद गनी लोन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया था, तो वहीं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष एवं उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने बारामूला सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। उमर अब्दुल्ला ने इस नामांकन पत्र के दौरान उनके साथ वरिष्ठ नेता पदाधिकारी भी मौजूद रहे थे। वहीं पे उन्होंने बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर मिंगा शेरपा के समक्ष अपना पर्चा भरा। श्रीनगर से बारामूला की ओर रवाना होते समय उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें प्रचंड बहुमत से सीट जीतने की उम्मीद है और इस सीट से पीपल कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन, स्वतंत्र उम्मीदवार इंजीनियर रशीद, PDP की उम्मीदवार फयाज अहमद मीर सहित कुल 11 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं पे उमर अब्दुल्ला ने इस दौरान भाजपा पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की आदत है नफरत भरी बयानबाजी करने की। क्या कुछ कहना था उमर अब्दुल्ला का, आइए नजर डालते हैं। तो 370 पे आपका क्या स्टैंड है? कांग्रेस हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है ना। हम 370 जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है, हम उसके खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ लोगों से वोट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, इस लड़ाई में हमारे और भी दोस्त हैं। इंशाल्लाह उन दोस्तों की तादाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी।
इसमें और इससे ज्यादा मुझे शिवसेना उसके खिलाफ है, आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ है सर। और कुछ है? चलिए जनाब, मैं अपने जलसे में आज आपने नॉमिनेशन किया बारामूला से। After the submission of the papers, national conference is hopeful that they will win this. आज 20 साल के बाद मैंने लोकसभा के इंतखाबात के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर भरा है। यहाँ तक के 10 साल और ये जो आने वाला इसकी अहमियत इसमें है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन में जो हम मिल के ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पे हम कामयाबी हासिल करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है अगर मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करके खाने की बात करी और काउ स्लॉटर जो है वो आम हो जाएगा अगर कांग्रेस आई। बीजेपी की आदत है और पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें खुली छूट दी गई कि इलेक्शन में वो मजहब का इस्तेमाल करें। बाकियों को तो कहा जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप इलेक्शन में मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, न वोट मांगने के लिए न लोगों को लड़वाने के लिए। लेकिन ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये बीजेपी के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इसको तहस नहस किया जाता है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं इस सीट पर पीडीपी के कैंडिडेट फयाज मीर ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया और इस दौरान मीडिया कर्मियों से भी उन्होंने बातचीत की। वहीं पे इस बातचीत के दौरान वे इस बार पीएजीडी पर बात करते नजर आए और उनका ये कहना था कि उमर अब्दुल्ला को बताना चाहिए कि पीएजीडी आखिरकार उन्होंने क्यों तोड़ा। वजह वो बार बार पीडीपी पर इल्जाम लगाते हैं, पर पहले वह तो बताएं कि उन्होंने इस गठबंधन का खात्मा क्यों किया। क्या कुछ कहना था फयाज मीर का, आइए नजर डालते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब पिछले कुछ दिनों से ऐसी बातें कर रहे हैं, शायद उनको ये लग रहा है कि जब से उन्होंने इस इत्तेहाद को तोड़ा, जो पीएजीडी बना था वो किस काज के लिए बना था वो हर एक जम्मू कश्मीर के फर्द को पता है। और जब से उनको कुछ दिल्ली से दबाव आया होगा या किसी और जगह से, तो उन्होंने जब कहा कि पीडीपी चौथे नंबर पे है और साउथ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर में जिस तरह लोग निकले, हमारी पार्टी सदर महबूबा जी का साथ दे रहे हैं जज्बे जोश के साथ, तो उमर साहब आप कुछ भी कह सकते हैं। असल में हकीकत यह है कि उमर साहब को क्या मजबूरी थी कि उन्होंने ये इत्तेहाद तोड़ा, उसके पीछे क्या राज है वो उसको बताना चाहिए, बजाय इसके कि वो हमारी पार्टी पे इल्जाम लगाए। इत्तेहाद तोड़ने वाला उमर साहब ही है। ये लोग हर एक चीज को जानते हैं। आज ये बताने की जरूरत नहीं है इस पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद क्या किया, वो तो हर एक को पता है। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी नवगठित पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद आज एडवोकेट सलीम परे के समर्थन के चलते जिला पुंछ में पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो किया और लोगों से मुलाकात भी कही। वहीं पे पत्रकारों से बातचीत करते समय वे एक बार फिर कुछ अलग अंदाज में नजर आए। उनसे जब यह सवाल किया गया कि भाजपा तो बात कर रहा है कि वे सपोर्ट करेगा बैट बॉल को, तो उनका यह कहना था कि आप देख लें, लगातार जब बैट बॉल की
बात कर रही हैं तो मैं इस खाते में आता ही नहीं हूं। वहीं उन्होंने पुंछ के लोगों से, पुंछ की जनता से ये अपील की है कि आप जब वोट डालने जाएं तो सोच समझ कर वोट डालें, अपनी सोच को थोड़ा बदलिएगा। कास्टिज्म और जाति धर्म के ऊपर वोट बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। क्या कुछ कहना है गुलाम नबी आजाद का, आइए नजर डालते हैं। मतलब इंडिया अलायंस जो है उन्होंने पहले कांग्रेस वालों से पूछे बीजेपी ने खड़ा यहाँ किया कि नहीं जाना, ये बीजेपी बताएगी। एनसी में और महबूबा जी एक गठबंधन का हिस्सा थे। वह आहिस्ता आहिस्ता जैसे बूढ़े को एक दांत निकलता है तो पहले उसका लोन साहब थे वो निकल गए, फिर एक महबूबा जी निकल गई, अब दूसरा एक ही दांत रहा है, वो कब निकल जाएगा। तो ये उनकी मर्जी है। मेरा अलायंस न लेफ्ट से था, न राइट से था, न सेंटर से था। हमारी पार्टी आज़ाद है, हम सोच हमारी आज़ाद है, हम इंडिपेंडेंट सोच से और न किसी पॉलिटिकल के साथ अंदर से न बाहर से हमारा अलायंस नहीं। सर महबूबा जी का ये कहना है कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे जम्मू उधमपुर सीट हो चाहे इस सीट पे। वो कह रहे हैं कि मुझे बाहर रखने के लिए डीएपी ने कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है। बीजेपी में मुख्यमंत्री बीजेपी की, वो बीजेपी की मुख्यमंत्री उनके वालिद साहब और बीजेपी का मैं हो गया। अपने आप से पूछे, उमर पी के 6 साल मंत्री, अरे कम से कम कैसे ये बोलते हैं सब लोग। मैं अगर रहा होता तो मैं बुरके में चलता, ये कफन फाड़ के चलते हैं। खुद बीजेपी के साथ 6-6, 7-7 साल हुकूमत करते हैं, उनके वोट से उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना आज कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में पहुंचे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। वहीं उनका यह कहना था कि मैं स्वयं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर पीड़ितों की मदद करने की अपील करूंगा। क्या कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का, आइए नजर डालते हैं। मैं आज यहाँ हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, लोलाब, रफियाबाद, इन तमाम एरियाज का टूर कर रहा हूँ और मैंने खुद देखा है कि यहाँ तेज बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी के चलते जो फ्लड आ गया है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अलग अलग गांवों में। मैं इन तमाम गांव का दौरा कर रहा हूं। एक एक घर में, एक एक गांव में मैं खुद पहुंच रहा हूं और यहाँ का जो नुकसान यहाँ के गरीब लोगों को हुआ है उनको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करता हूं कि इन तमाम गरीब लोगों की मदद की जाए जो इस बाढ़ की जद में आकर जिनका बहुत नुकसान हो गया है। गरीब लोगों को बहुत नुकसान हो गया है। लोगों के घरों में 15-15 फुट पानी आया है। मैंने खुद घरों के अंदर जाकर मुआयना किया है और गरीब लोगों को जो भारी नुकसान हुआ है, यकीनन हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके हंदवाड़ा का एरिया हो, कुपवाड़ा का एरिया हो, लोलाब का एरिया हो, करालपुरा हो, कलारूस हो या लंगेट हो, बरारीपुरा हो, चौगोन हो, वारसोन हो, जो भी एरियाज एक एक करके हम सुबह से ही हर एक गांव में और गांव के हर एक घर में पहुंच रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर यहां सैलाब ने तबाही मचाई है। यकीनन मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करके जो अफेक्टेड लोग हैं, जिनको बहुत नुकसान हो गया है, इनकी हर किस्म की मदद इमदाद हो, इसके लिए पूरी कोशिश करूं।
इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी आज अनंतनाग राजौरी सीट के प्रत्याशी जफर इकबाल मनास के समर्थन के दौरान दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में पहुंचे और यहां उन्होंने शोपियां में पुरानी फल मंडी में एक सार्वजनिक रैली का आयोजन किया और जनसभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहना था अल्ताफ बुखारी का, आइए नजर डालते हैं। पुलिस आज वनान ये पुलिस बोजान पुलिस ये मे वो सह रोजा यल तम सुन गर बत रनस लोगुन सह नीन तुम रटित कित लग तस PSA पुलिस हमें बताए PSA किस तरह उसके कुक को लगाया गया जबकि जो असली मुल्जिम है वो खुला है। वहीद पर मोन्यू ई गिरफ्तार करना मगर वहीद पर यल कित यल तम वाजमानी क्या कोर क्या है वाजमानस अक गलती वाजमानस पता कस नश कोता रोटो यह मा गि लुकन पता रटी करन बंद। पुलिस मिली हुई है, अभी भी उस वक्त भी मिली हुई थी, आज भी मिली हुई है। मैं आज यहां से यहाँ की पुलिस को कहता हूं आप नॉर्मल और न्यूट्रल रहो। हम मदद नहीं चाहते हैं लेकिन हमारे रास्ते में रोड़े मत अड़काओ। हमारी रैली निकली परसों यहाँ बच्ची कांग्रेस से, ये कौन सा लिहाज इनको कहलवाता है कि लोगों को आगे खतरा है? किस चीज का खतरा है? अगर यहाँ खतरा किसी को है पुलिस से है, और जब हमारे लोग वहां से सीधे निकले कोई खतरा नहीं था। ये किसके एमना पे ये कर रहे हैं? मैं आज सवाल कर रहा हूं पुलिस से, इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो स्मार्ट सिटी के कार्य काफी तेजी से नजर तो आ रहे हैं, लेकिन ये स्मार्ट सिटी के कार्य काफी हद तक जनता के लिए परेशानी खड़े कर रहे हैं, जिसके चलते CEO SSCL डॉक्टर ओवैस ने आज लोगों को आश्वासन दिया। उनका यह कहना था कि सभी श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को 45 दिनों के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहना था डॉक्टर ओवैस का, आइए नजर डालते हैं। देखें, अभी यहाँ पे काम चल रहा है और हमारे काम चलने के लिए बैरियर्स लगे रहते हैं, उसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक जाम भी होता है। ये पब्लिक से भी हम कोऑपरेशन चाहते हैं और वो कर भी रहे हैं अभी तक। बट ये जो काम है हमारा, जो बेसिक हमें बाहर से उसका सर्कल पूरा करना है, जो हम बना रहे हैं जहांगीर चौक, ये अगले 3 दिन में मुझे हमारे चीफ इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम जो रोड सरफेस है उस पर काम करेंगे, फिर ये वाला काम हम बाद में करेंगे, यानी कि बाद के 1-1.5 महीने में हम अंदर वाले काम को कंप्लीट करेंगे और जो रोड का काम है वो हम उससे पहले ही कंप्लीट करके 4-5 दिन में उसको मैग्नेमाइजेशन शुरू कर देंगे। आइडिया क्या है सर इसके पीछे, जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे बनने क्या जा रहा है, आइडिया क्या है इसके पीछे? नहीं, देखिए, ये रोटरी है हमारा, जहांगीर चौक का रोटरी है और उसी पे काम कर रहे हैं। और जो रोटरी का एक फंक्शन रहता है कि ट्रैफिक जो है वो सर्कुलर चलता रहे, हमें डाइवर्जन ना लेना पड़े, जैसे कि अभी हमें लेना भी पड़ता है। तो हमारी कोशिश यही है कि ये जो ट्रैफिक की डिमांड को देखते हुए आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये फोकल एरिया है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसको देखते हुए एक रोटरी पूरी सीमलेसली बनाई जा रही है, जिसमें हमारे लगभग यहाँ पे 10 जो रोड्स हैं वो यहाँ पे आके जुड़ती हैं। तो उनसे जो ट्रैफिक आए वो सीमलेसली यहाँ पे रोटेट होके अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में जा सके। इसमें जो फ्लाईओवर से इनग्रेस है, जो हमारा फ्लाईओवर पे चढ़ने वाला रास्ता है, उसको भी थोड़ा सा हम जो मौजूदा रास्ता है उसको हल्का सा और वाइडन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो गाड़ियां हैं वो इजीली ऊपर जो फ्लाईओवर उस पर चढ़ सके, वहां से उतर सके, और उसके बाद अपना जो वे है अगर उनको लेफ्ट साइड जाना है लेफ्ट साइड जा सके, और अगर सर्कल के थ्रू घूम के आना आ सके। अभी तक क्या था, वो डायरेक्टली आते थे और 90 डिग्रीज पे कन्वर्जेंस हो जाता था फ्लाईओवर वाले ट्रैफिक का और एक साइड वाले ट्रैफिक का। अब वो 90 डिग्री कन्वर्जेंस ना हो, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम ना लगे, सर्कुलर वो चले, वो इसके पीछे मोटिव है। सर, कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी नामुकम्मल है श्रीनगर स्मार्ट सिटी के अंडर, और कब तक ये मुकम्मल होंगे? देखिए, हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो गिन के 10-12 ही हैं, उसके अलावा कुछ माइनर प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं जो कि 30-40 हैं। और ये जो प्रोजेक्ट्स है ये हमारे लगभग आने वाले अगले 1-1.5 महीने में कंप्लीट होने हैं, और जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनका काम हमारी कोशिश है कि इसी महीने में हम कंप्लीट करें। लोगों को दिक्कतें हो रही है चलने में, तो यहाँ इस पैच, क्योंकि बिजी पैच माना जाता है, ये कब तक मुकम्मल? देखिए, जैसे आप भी इधर आए, ये काम भी बहुत ज़रूरी था। जैसा मैंने आपको बताया, हमें ट्रैफिक फ्लो भी स्मूथ करना है और इस एरिया को भी डेवलप करना था। तो ये जो हमारा काम है, इसको जितना फास्ट किया जा सकता था उतना फास्ट किया है। आप खुद देखते रहे हैं कि इवन विंटर्स के दौरान जब अमूमन बहुत मुश्किल था कि बाहर निकल के लेबर अपना काम करे,
तब भी लेबर यहाँ डे एंड नाइट काम करते रहे हैं। और जो हमारी अंडरग्राउंड डक्टिंग थी यहाँ पे भी हम लोग जो हमारी फैसिलिटीज़ है उसको अंडरग्राउंड कर रहे हैं, तो वो काम भी हमने रातों में करके उसको मुकम्मल किया। ट्रैफिक होने के बावजूद वो दोनों तरफ से चैलेंज है, वो ट्रैफिक में काम करना भी उतना ही दिक्कत होता है। तो यहाँ जो इंजीनियर्स हैं, यहाँ जो पूरा स्टाफ है, उन सब लोगों ने लग के मेहनत करके काम किया है। तो बेसिक अभी मुश्किल काम हो चुका है, अब सिर्फ इसकी लाइनिंग हम कर रहे हैं और रोड सरफेस ठीक करेंगे। 1.5 महीना सफिशिएंट है सर इस काम के लिए? 1.5 महीना मोर देन सफिशिएंट है। फिलहाल हम रोड सरफेस तो उससे जल्दी ठीक कर देंगे। इसी हफ्ते में हम रोड के जो मैग्नेमाइजेशन का काम लगा देंगे, फिर इंटरनल काम चलता रहेगा, उससे ट्रैफिक को, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ अगली अपडेट और आखिरी अपडेट पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में या यूं कहें जम्मू शहर में आज विवाद देखने को मिला। जम्मू शहर के ग्रेटर कैलाश में भूमि विवाद में हत्या के मामले को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी रोष था। लोगों ने मुख्य सड़क जाम कर दी, परिजन सड़क पर ही धरना लगाकर बैठ गए, जिसके चलते गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई। वहीं परिजनों की मांग है कि इस मामले के चलते सीबीआई जांच करवाई जाए, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा दी जाए। आपको बताएं कि यह मामला क्या है, तो आपको बता दें कि मंगलवार को ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में 2 गुटों के बीच जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाए गए। इसी में कालूचक का रहने वाला अवतार सिंह घायल हुआ, उसे जीएमसी भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पे डॉक्टरों के बोर्ड ने अवतार सिंह का पोस्टमार्टम किया, इसके बाद शव परिवार को सौंपा गया। अब तक पुलिस मामले में 6 लोगों को हिरासत ले चुकी है, लेकिन वहीं इस मामले को लेकर मृतक के परिजन सतवारी के पास हाईवे बंद कर प्रदर्शन करते भी नजर आए। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सीबीआई जांच करवाई जाए और ये जो घटना, ये जो हादसा हमारे साथ हुआ है, इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस एक अलग स्तर पर इन्वेस्टिगेशन करती नजर आए। तो चलिए दृश्य हम आपको दिखाएंगे, परिजनों का क्या कहना है, कैसा माहौल था, आइए नजर डालते हैं। बेटा इन्होंने कल सानू कोई पता नहीं किस टाइम इन्हें हमला किया है ना, अस बॉर्डर पर रहने हैं। असिंग 8 बजे रात पता चलिया जिस टाइम अवतार सिंह की डेथ हो गई है। सानू इन्होंने उसी टाइम पता चला कि हमला इन्होंने किया इन्हों की जमीन से, और ये घर नहीं एक गए हैं बिजपुर, कोई डेथ हुई उधर बिजपुर गए हैं। उस बाद इन्होंने उन्होंने ताले तोड़ लेना, ताले तोड़े, वो फोन लगे वो भी तोड़े इन्होंने, तोड़ ताड़ के अंदर कब्जा करके अंदर लेडीज भी और जेंट्स भी सब बैठ गए। बाद पुलिस ने ना अवतार सिंह ने पूछा भी अगर ये किसने ताले तोड़े, क्यों तोड़े, कोई किसी ने आवाज नहीं दी, कोई क्यों तोड़े ना। बाद में इन्होंने एक एक करके उन्होंने फोन कर ली, फोन करे तो इकट्ठे कर लिए। उस अवतार सिंह की मम्मी को भी पकड़ लिया, उसकी दादी को अलग लेडीज ने पकड़ लिया, उसके पापा को अलग पकड़ लिया, उसके मामू को भी, उसके चाचे को भी, उसके जो अवतार सिंह था उन्होंने पहले उनके फोन पकड़ लिए, चैन उतार लिया दोनों की, अवतार सिंह की भी उसकी मम्मा की भी, उनको अलग अलग पकड़ लिया सभी को। अवतार सिंह को पकड़ के अंदर ले गए और अंदर जाके उनको उसको मारा, बहुत ज्यादा पीटा उसने। उसके दिमाग में ना पहले तो ईंट से मारा, उसके बाद कोई राड़ सी जैसी बोलते हैं उसको लेकर उसने उसके सिर पे मारा उसको। अवतार सिंह को बहुत ज्यादा मारा और उसके फिर भी उसने उठकर कुछ बातें बोली कि मुझे मारा है कि क्या बोल। उसके बाद हमारे को तो उसी टाइम पता चला जिस टाइम डेथ हुई है। अभी हमारे को इंसाफ चाहिए, जैसे हमारे बेटे की है डेथ ऐसे उनकी होनी चाहिए। जो हत्याकांड हुआ है उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, जिसमें जो लोगों के नाम है आपके पास खुद हैं जिन लोगों को अरेस्ट किया। ये कार्यवाही आगे भी इससे ज्यादा रफ्तार और इसी रफ्तार से चलती रहेगी। लेकिन कहा जाता है कि कुछ इंश्योरेंशियल ऑफिस जो है अथॉरिटी के आदमी भी इसमें शामिल है, जैसे डिपकाओं का नाम आ रहा है और भी है जो साबका एसएसपी है उनका भी नाम आ रहा है। जैसे जो नाम आते जाते हैं, जो एलिगेशन आते हैं, उनका बैकग्राउंड जो भी आता है, वो जनता जो है हमारी सबसे रिक्वेस्ट है। क्या आप उनको आश्वासन देते हैं इस बात का कि उन पर भी कार्रवाई होगी? मैं आश्वासन इस बात का देता हूं कि पूरी तरीके से सख्ती से जांच होगी, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगी, कार्यवाही फाइनल कंक्लूजन है। हमारा काम है कि वो गड्ढा जो है इन्वेस्टिगेशन का उसको अच्छे से खोदना, अभी उसको गहराई से हुई है प्रोटेस्ट करे उनके लिए क्या कहेंगे? हमारा संदेश यही है कि हम समझते हैं जो खामियां रही हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं, हम जान रहे हैं। जो कांड हुआ है उसके पीछे जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में भी हम जान रहे हैं, हम तफ्तीश में लगे हुए हैं। हमें सबके साथ की जरूरत है जिससे कि हम अपना काम कर सकें। हम इंडिविजुअली और कलेक्टिवली भी अकाउंटेबल हैं और हम उस अकाउंटेबिलिटी को अच्छे तौर से निभाएंगे।
इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, और मैं आशा करती हूं कि ये प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आता होगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और हमारी यही कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको जानकारी दे पाए कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खास देखने को मिल पा रहा है। वो एक इंतजार आपका कल की अखबार का वो भी खत्म हो और शाम तक ही आप हर एक खबर से परिचित भी हो पाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।